So we'll begin with next question. Question number 12. Two small conducting spheres of equal radius have charges plus 10 microcoulomb and minus 20 microcoulomb. तो आपको दो स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस बोला है. इक्वल रेडियस इज इंपॉर्टेंट हियर. एक पे प्लस 10 माइक्रोकूलम है, दूसरे पे माइनस 20 माइक्रोकूलम है. They are placed at a distance r from each other and they experience force F1. If they are brought in contact and separated to the same distance, तो उन दोनों को आपने कांटेक्ट में लाया, फिर वापस से सेम डिस्टेंस में सेपरेट कर दिया. They experience force F2. The ratio of F1 to F2 is तो इनिशियली चार्ज ऑन द फर्स्ट कितना था प्लस 10 और सेकेंड पे चार्ज कितना था माइनस 20. तो when they are brought in contact, so what is total charge? कितना होगा प्लस 10 माइनस 20. तो टोटल चार्ज Q will be Q1 plus Q2. That is equal to how much? minus 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइनस 20. और क्योंकि इक्वल रेडियस है, तुम जब वापस से सेपरेट करोगे तो चार्जेस इक्वली स्प्लिट होंगे. इक्वल रेडियस था ना, रेडियस इक्वल था मतलब उसका सरफेस एरिया इक्वल था, मतलब वॉल्यूम इक्वल था. तो जब आप इसको वापस से सेपरेट करोगे, when separated again, the charge, new charge on first conductor Q1 dash is half of total. मतलब कितना -5 माइक्रोकूलम. सिमिलरली सेकेंड कंडक्टर पे भी जो न्यू चार्ज है इट इज हाफ ऑफ टोटल, दैट इज -5 माइक्रोकूलम. करेक्ट. अब आपको पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, पता है ना ऐसा. तो न्यू फोर्स F डैश इज प्रोपोर्शनल टू Q1 डैश Q2 डैश, और जो ओरिजिनल फोर्स था F, जिसको इन्होंने F1 बोला है शायद, F, ठीक है, आई कॉल दिस एज F1 लेटर. इट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दोगे क्योंकि रेशियो ले लिया तो. करेक्ट. ओके. और जो सेकंड केस है उसमें फोर्स को क्या बोला है F2. तो F डैश को उन्होंने बोला है F2 और इसको बोला है F1. -5 माइक्रोकूलम कैंसिल होने वाला है. व्हाट इज Q1? 10 एंड Q2 -20. एक माइनस साइन कैंसिल होगा, 1 जा 2 जा 1 जा एंड 4 जा. एक माइनस साइन कैंसिल होगा लेकिन एक रहेगा. तो क्या है आंसर? -1/8. ये हो गया F2 by F1. तो what is F1 by F2? -8. So therefore F1 by F2 is equal to -8. -8 is to 1. Option number B. अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे टाइप का क्वेश्चन है. टू कॉपर बॉल्स ईच वेइंग 10 ग्राम. तो हमारे पास दो कॉपर के बॉल है, दोनों का मास 10 ग्राम है. आर केप्ट इन एयर 10 सेंटीमीटर अपार्ट. तो दोनों कॉपर बॉल में डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर. इफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एवरी 10⁶ एटम्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉल टू अनदर. इंपॉर्टेंट. 10⁶ मतलब 1 मिलियन एटम में से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा. तो 1 इलेक्ट्रॉन इज बीइंग ट्रांसफर्ड पर मिलियन एटम्स, राइट. The Coulomb force between them is, what is the Coulomb force between them? Atomic weight of copper is 63.5. तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है. You have two copper balls, they are separated by some distance 10 सेंटीमीटर. और आपको पता होना चाहिए ओवरऑल, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना. किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. तो ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ओवरऑल, राइट. तो नेट चार्ज ऑन एनी ऑफ दिस टू कॉपर बॉल इज 0. तो नेट चार्ज यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0. तो देयर इज नो कूलम्बिक फोर्स क्योंकि दोनों पे चार्ज 0 है. नेट चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं. कोई भी सब्सटेंस हो वो किससे बनेगा? अल्टीमेटली मॉलिक्यूल से.
या फिर एटम से। एटम किससे बनता है? न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन से। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हो उतना ही इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ऑर्बिट में। तो ओवरऑल व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ईच एटम? जीरो। तो व्हाट इज नेट चार्ज ऑन ईच बॉल? जीरो। अब इन्होंने बोला है कि अगर हर 10⁻⁶ एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया एक बॉल से दूसरे बॉल, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो ज्यादा चार्ज बन जाता है पॉजिटिव, क्योंकि एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन सेम थे। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो विच इज मोर चार्ज? पॉजिटिव। तो पहले स्पीयर से दूसरे स्पीयर पे अगर नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो पहला स्पीयर पॉजिटिव बनते जा रहा है और दूसरा स्पीयर नेगेटिव बनते जा रहा है। करेक्ट? इज दिस क्लियर? तो जैसे जैसे चार्जेस ट्रांसफर होंगे वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। मतलब दोनों में अब कूलम्बिक फोर्स आने लगेगा, अट्रैक्टिव कूलम्बिक फोर्स, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज हो गया एक नेगेटिव हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस स्फीयर एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन द सेकंड स्फीयर। तो आपको पता होना चाहिए 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम कॉपर में ओवरऑल कितना चार्ज होता है, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ओवरऑल, ये पता होना चाहिए। हाउ डू यू फाइंड आउट? या फिर पहले तो एटम्स फाइंड कर लो। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ कॉपर? 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट दिया हुआ है, राइट? करेक्ट। तो हमने इस टाइप का सेम नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन हमने स्टेट बोर्ड के न्यूमेरिकल्स में सॉल्व किया था। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ओके, तो उसको इसके साथ कंफ्यूज बिल्कुल करना नहीं। तो पहले पता होना चाहिए आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच कॉपर बॉल। ऑन ईच कॉपर बॉल ये होता है मास। कितना मास है? 10। इंटू इंटू होता है एवोगैड्रो नंबर, कितना है? 10⁻23 डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। व्हाट इज एटॉमिक वेट? कितना? 63.5। मैं एक काम करता हूँ, आपको एक जनरल फॉर्मूला बना के देता हूँ, मतलब इसके बाद यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स। इट इज मास इन ग्राम इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन एटॉमिक वेट। ये जनरल फॉर्मूला है टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स इन सम ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। कॉपर बोला है तो एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, आयन बोला होता तो एटॉमिक वेट ऑफ आयन। व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ आयन? 56। दैट इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। आयन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। आप 12th में सीखोगे स्टेबिलिटी कर्व, तो यू विल फाइंड आउट दैट आयन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। इसके लिए ही इवन इनसाइड द कोर ऑफ अ स्टार, स्टार के अंदर द मोस्ट स्टेबल दैट कैन बी फॉर्म्ड इज आयन। उसके ऊपर के एलिमेंट बनते नहीं है नॉर्मली। तो ठीक है, दैट इज हायर लेवल, थोड़ा उसको भी इस पे बात करते हैं। ये हो गया आपका नंबर ऑफ एटम्स। भैया दिस इज नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम। ओके, तो ये पूरा कैलकुलेशन करके रखा है मैंने। इट टर्न्स आउट टू बी 9.48 इंटू 10⁻22। तो ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो 9.48 इंटू 10⁻22 एटम्स आ जाते हैं। अब आपको क्या बोला है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉल टू अनदर, सही है ना? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बॉल से दूसरे बॉल पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ऐसा ही बोला है। लेकिन हर एक मिलियन में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? एक। अगर ऐसा बोला होता कि हर एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते? नंबर ऑफ एटम जितने होते हैं। ऐसा बोला होता अगर, फ्रॉम ईच एटम वन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड? 9.48 इंटू 10⁻22। अगर ऐसा बोला होता कि हर दो एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो फिर क्या आता? डिवाइड बाई 2। हर 10 में से डिवाइड बाई 10। हर 100 में से, तो हर मिलियन में से डिवाइड बाय 1 मिलियन, दैट इज 10⁻6। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय 10⁻6। तो ये आ जाएगा 9.48 इंटू 10⁻22 अपॉन 10⁻6, मतलब 10⁻16 बन जाएगा ये। 10⁻16
करेंगे ना 29 क्यों? नो नो। हाँ हाँ ओके यस, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं क्या? हमने नंबर ऑफ एटम्स ही फाइंड किया ना, आई एम नॉट फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगले स्टेप में तुमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना है। एक एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता, पूरे तो नहीं जाएंगे ना। अगर एक एटम के पास 30 इलेक्ट्रॉन है, पूरे 30 जा रहे हैं क्या? एक ही जा रहा है। तो अगर मैंने बोला होता कि हर एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन गया, तो जितने एटम है उतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। हाँ तो वो केस वही है ना। नहीं, वो हमारा केस ही ऐसा क्या बोला है, इफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एवरी 10⁶ एटम्स, नॉट फ्रॉम एवरी 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने अगर बोला होता इफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एवरी 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर मैं ये नहीं लिख सकता हूं। इन्होंने बोला है हर 10⁶ एटम में से एक इलेक्ट्रॉन। करेक्ट ओके राइट। तो कहां थे हम लोग? हाँ, ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, बराबर। ये चार्ज नहीं है, चार्ज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय चार्ज और इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड is equal to 9.48 into 10⁻16 into E, charge on each electron। मतलब 9.48 into 10⁻16 into 1.6 into 10⁻⁻19। ये कैलकुलेट कर लो तो ये आता है, इट टर्न्स आउट टू बी 0.015 कूलम सब करने के बाद। और आएगा भी तो सिंपल है ना, ये 10 मान लो, तो 10 और 10⁻16 10⁻17 और 10⁻⁻19 और 10⁻², तो 0.015 कूलम ऐसा आता है ये ओवरऑल। तो पहले स्पीयर में से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? इलेक्ट्रॉन कितने गए? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.4 into 10⁻16। तो पहले स्पीयर में से चार्ज कितना गया? कौन सा चार्ज गया? नेगेटिव। तो क्या बन गया? हाँ, तो इस पे कितना चार्ज आएगा? +0.015। और यहां से नेगेटिव गया तो यहाँ पे आया, तो -0.015 कूलम। करेक्ट। अब फोर्स कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू फाइंड आउट फोर्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। ये 9 × 10⁻⁹ है। Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 15 × 10⁻³ का स्क्वायर है। 0.015 मतलब 15 × 10⁻³ अपॉन डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का क्या? यस, 10 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻1 मीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 × 10⁻² मतलब 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करो, तो सॉल्व करके आपको मिलेगा फाइनली, देखो रफली रफली बता देता हूँ। 15 स्क्वायर 625, 225 है ना। तो 225 इंटू 9, 225 इंटू 10 कर लो पहले। 2250 9 था ना, तो 225 माइनस कर लो, मतलब 2000 के आसपास। तो पहला नंबर 2 दिखना चाहिए आंसर में, पहला नंबर 2 दिख रहा है हर जगह पे। मतलब तुमको सिर्फ पावर का एडजस्टमेंट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। तो कर लेते हैं, टू सिंपल फॉर अस। मैंने तो अभी बता दिया, 15 स्क्वायर तो 25 इंटू 9 मतलब 2000 के आसपास। 2000 के आसपास 10⁻⁹, 10⁻⁻6 और ये 10⁻⁻2 ऊपर आके 10⁻+2। ये 3, ये 9, 12 और वो 2, 14, 14 में से 6 गए, तो 2 इंटू 10⁻8 न्यूटन ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है बट इट कैन बी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, क्योंकि उसमें कुछ एक छोटा सा बेसिक प्रॉपर्टी तुमको पता होना चाहिए कंडक्टर का, दैट आई टेल यू नाउ। तो पहले ध्यान दो। और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर अंदर है, उसके बाद बाहर शेल है। तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए हैज अ नेट पॉजिटिव चार्ज 2q। तो जो अंदर का स्फीयर है उस पर नेट चार्ज 2q है।
a conducting spherical shell of inner radius b and outer radius c. तो बाहर एक कंडक्टिंग शेल है जिसका इनर रेडियस b है और आउटर रेडियस c है, इज कॉन्सेंट्रिक विद द सॉलिड स्फीयर, तो दोनों का सेंटर सेम है, सॉलिड स्फीयर और शेल का सेंटर इज सेम, एंड हैज अ नेट चार्ज माइनस क्यू। तो जो बाहर का शेल है इसमें नेट चार्ज मतलब ओवरऑल सब मिला के माइनस क्यू चार्ज है, ऐसा उन्होंने बोला है। The surface charge density on the inner and outer surface of the spherical shell will be, surface charge density, linear charge density, volume charge density, ये तीनों मैंने आपको बताए थे क्या? तो what is surface charge density? चार्ज पर यूनिट एरिया। अब जो अंदर का स्फीयर है ना, इस पे तो कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाला आपको, क्योंकि उन्होंने बोला है +2q चार्ज है वहां पे, बोला है ना ऐसा +2q चार्ज। तो अंदर के सॉलिड स्फीयर पे डेंसिटी को मैं सिग्मा 1 बोल देता हूँ, सिग्मा 1। व्हाट इज सिग्मा 1? चार्ज अपॉन एरिया। व्हाट इज चार्ज? 2q अपॉन एरिया। व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कितना है? ए है, तो 4 पाई ए स्क्वायर, तो 2q अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर या फिर q अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। ओके, करेक्ट। कहाँ दिख रहा है ऐसा? कहीं दिख रहा है क्या? माइनस लिखा हुआ है। हाँ, ओके ओके ओके, वेट 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 वेट, पहले तो कहाँ कहाँ पूछे वो देखने दो मेरे को। इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, अंदर पूछा ही नहीं, स्फेरिकल शेल पे पूछा है, तो कोई मतलब नहीं है इसका। स्फेरिकल शेल पे पूछा है ना, क्या बोला है? द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल विल बी। तो स्फेरिकल शेल का इनर सरफेस मतलब ये जिसका रेडियस बी था वहां पे, और आउटर सरफेस वहां पे कितना चार्ज डेंसिटी होगा ऐसा पूछा। मतलब सॉलिड स्फीयर का पूछा ही नहीं है। तो सॉलिड स्फीयर का चार्ज दिया क्यों है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं भी बता देता हूँ। कंडक्टर, यू नो विच टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कंडक्टर नॉर्मली? मेटल्स। व्हाई मेटल्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कि मेटल्स के वैलेंस शेल में, आई होप दैट यू नो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मेटल्स नॉर्मली, 1 और 2 और 3। तो वैलेंसी जिसका भी 4 से कम हो वो होते हैं गुड कंडक्टर्स, दे आर मेटल्स नॉर्मली। जिसका भी 4 से ज्यादा हो, 5 6 7, वो होते हैं नॉन कंडक्टर्स। जिसका 8 होता है वो होता है इनर्ट नॉर्मली गैसेस। जिसका 4 होता है वो होता है सेमीकंडक्टर्स, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप सीखोगे बाद में। तो व्हेन यू हैव 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द लार्ज शेल, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, क्योंकि फोर्स इज 1/r²। और न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो फोर्स कौन सा है? अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव। लेकिन डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक है। और अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक है तो जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स दे बिकम फ्री इजीली। मतलब हर एक एटम में व्हाट यू मस्ट नो एट बेसिक लेवल, और आई एक्सपेक्ट ये तुम्हारा केमिस्ट्री में हुआ होगा, नहीं भी होगा तो स्कूल लेवल का साइंस है ये, इट्स नॉट आई मीन वेरी हाई लेवल साइंस। तो शेल्स होते हैं, और जो लास्ट शेल होता है उसको तुम बोलते हो वैलेंस शेल। और अगर मेटल्स है तो मेटल्स में जो लास्ट शेल होता है ना वो नॉर्मली बहुत दूर होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, तो उनको थोड़ा भी एनर्जी मिल गया तो दे बिकम फ्री। अब ये थोड़ा सा एनर्जी कहाँ से मिलता है? सराउंडिंग में हीट है, गर्मी लगती है ना आपको, कहाँ क्यों लगती है? बिकॉज ऑफ हीट। तो क्या हीट से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है क्या? मेटल्स नहीं करते, वो भी करते हैं। तो मेटल्स हीट एब्जॉर्ब करके करेंगे क्या? हीट इज एनर्जी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या करेंगे फिर? ये इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और फ्री हो जाएगा, राइट? तो एनी मेटल विल हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक होता है बाउंड चार्जेस, एक होता है फ्री चार्ज। व्हाट इज बाउंड चार्ज? ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया क्या बचा? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन पता है आपको? व्हाट इज पॉजिटिव आयन? एक एटम में कितने, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन गया तो ज्यादा चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन। तो जो पॉजिटिव आयन होता है ना, ये बाउंड होता है। बाउंड मतलब ये कहीं जा नहीं सकता, उसका जो लोकेशन था उसको वहीं रुकना पड़ेगा। तो इफ यू लुक इनसाइड अ सॉलिड,
अगर आप सॉलिड के अंदर देखोगे तो सॉलिड के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि देयर आर सम पॉजिटिव आयॉन्स. अब पॉजिटिव आयॉन्स दे कैनॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज दे आर हेवी, बल्कि. क्यों हेवी, क्यों बल्कि? अरे उनके पास क्या क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. और आपको पता है मास ऑफ एटम नॉर्मली आता ही प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से. इलेक्ट्रॉन से मास मिलता ही नहीं है. क्यों? क्यों? इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो ये हेवी है, तो जा नहीं सकते. जा नहीं सकते मतलब बाउंड हो गए. जैसे तुम बाउंड हो, अभी तुम बोलोगे जाना है, जान दूंगा क्या मैं? नहीं. तो जो जा नहीं सकते हो क्या होता है? बाउंड. तो ये चार्जेस क्या है? बाउंड चार्जेस है. तो कौन से चार्जेस बाउंड चार्जेस है? पॉजिटिव मेटल्स में. और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ कहाँ गया? मेटल के अंदर ही घूम रहे हो. तो देर आर फ्री चार्जेस एंड देर आर बाउंड चार्जेस. करेक्ट. लेकिन अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, अगर मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव से नेगेटिव. तो अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं तो पॉजिटिव चार्जेस को और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट किया जा सकता है. ऐसा हो सकता है. अभी आपको सिर्फ बेसिक बेसिक पता होना चाहिए. हायर लेवल तो 12th में आएगा ही. तो कंडक्टर के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि तुम चार्जेस को सेपरेट कर सकते हो. करेक्ट. राइट. तो ये पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा. अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ. अंदर कंडक्टर था, शेल भी कंडक्टिंग है. अंदर के स्पीयर पे कितना चार्ज है? +2q. तो ये कितना चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? -2q. और अगर ये -2q है तो जितना चार्ज नीचे वाले सरफेस पे है उतना ही बाहर जाता है, लेकिन अपोजिट साइन के साथ, +2q. आप बोलोगे ऐसा क्यों हुआ? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो अगर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन को यहाँ अट्रैक्ट किया तो बाहर क्या होगा? 10 प्रोटॉन, मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज. है ना? जितना नेगेटिव चार्ज एक साइड जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पे जाएगा. तो इनर शेल पे कितना चार्ज है? कितना चार्ज है इनर शेल पे? शेल -2q. तो डेंसिटी क्या होगा? -2q अपॉन एरिया. व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्फीयर? 4πr². आर क्या है? बी. तो -2q अपॉन 4πb². दिख रहा है कि कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन ए, -2q अपॉन 4πb². ये हो गया इनर शेल. अभी बात आ जाती है आउटर शेल की. आउटर शेल में कितना चार्ज है? +2q. नहीं है. नहीं है. उन्होंने क्या बोला है? -q नेट चार्ज है. ऐसा बोला है ना उन्होंने? हाँ. तो बाहर के शेल पे कितना चार्ज होना चाहिए था? -q. लेकिन कितना है? +2q. तो व्हाट इज नेट चार्ज एट आउटर शेल? व्हाट इज नेट चार्ज एट आउटर शेल? -q +2q. मतलब कितना होना चाहिए था? -q अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन भी सही है. क्वेश्चन एब्सोल्युटली करेक्ट है. उन्होंने बोला कि नेट चार्ज -q होना चाहिए. राइट. करेक्ट. राइट. ओके. लेकिन हमने देखा कि इधर अगर -2q तो बाहर कितना होगा? लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना होना चाहिए? तो नेट चार्ज कितना हो गया? -q +2q. तो अभी डेंसिटी निकालो. डेंसिटी एट द आउटर. व्हाट इज डेंसिटी? चार्ज अपॉन एरिया. चार्ज अपॉन एरिया. व्हाट इज एरिया ऑफ शेल? 4πr². लेकिन r क्या है आउटर के लिए? c. तो 4πc². तो वो है क्या? q अपॉन 4πc². यस. डन. चलो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ ध्यान दो. अगला क्वेश्चन इजी, वेरी इजी, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है यहाँ पे. तो पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो. देयर विल बी नो कंफ्यूजन. 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in the following figure. The force experienced by charge placed at vertex A. A पे जो चार्ज है, the force experienced by charge at vertex A in a direction normal to BC. In a direction normal to BC. तो पहले तो तुम ये समझ लो अच्छे से. व्हाट डू यू मीन बाय इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी?
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी? व्हाट इज द वर्टिकल फोर्स, ऐसा पूछा है। फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है आपसे। अब पहले तो फोर्स ऑन ए पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? बी और सी। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर तुम बीच में प्लस लिख रहे हो तो वेक्टर नोटेशन है तो ही लिख सकते हो। स्केलर नोटेशन में डायरेक्ट प्लस लिखना नहीं। स्केलर नोटेशन में डायरेक्ट प्लस कब लिखते हो? जब व्हेन यू आर श्योर दैट द टू फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन। But if you don't know if the two forces are in same direction, you write down plus in between, but with vectors in vector sign. A को C अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल, क्योंकि दोनों क्या है? पॉजिटिव। तो डायरेक्शन क्या होगा? C to A। ओके, राइट। तो ये आ गया फोर्स ऑन A ड्यू टू C। A को B अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? अट्रैक्ट। तो डायरेक्शन क्या होगा? A to B। ये आ गया फोर्स ऑन A ड्यू टू B, करेक्ट। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला ही है आपको, बोला ना इक्विलैटरल ट्रायंगल। यस, तो हाउ मच इज दिस एंगल? 60। इफ दिस इज 60, दिस इज आल्सो 60। तो फोर्स के दो दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा कॉस कंपोनेंट और एक होगा साइन कंपोनेंट। तो ये आ गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी का साइन कंपोनेंट, और ये हो गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी का कॉस कंपोनेंट। सिमिलरली फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी के भी दो कंपोनेंट होंगे। अभी अगेन द सेम लॉजिक, अगर ये 60 है तो ये 60 है, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये आ गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का कौन सा कंपोनेंट? कॉस, और नीचे आएगा साइन। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का कौन सा कंपोनेंट? साइन 60 कंपोनेंट। क्लियर? फोर्स किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होंगे? कैंसिल, कैंसिल हो जाएंगे ना। तो देयरफॉर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी sin 60 एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी sin 60 कैंसल्स आउट, राइट? कैंसल्स आउट। मतलब बीसी को जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे वो क्या हो गए? कैंसल। तो व्हाट इज द फोर्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बीसी? जो बीसी को फोर्सेस परपेंडिकुलर थे वो दोनों कैंसल ही हो गए। तो फिर बीसी को परपेंडिकुलर कंपोनेंट या परपेंडिकुलर फोर्स कितना है? जीरो। तो आंसर इज जीरो, ऑप्शन नंबर सी, राइट। उन्होंने तुमसे स्पेसिफिकली क्या पूछा है? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज प्लेस्ड एट ए इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी। लेकिन बीसी को नॉर्मल तो है ही नहीं, बचा कौन? कौन बचा यहाँ पे? बीसी को पैरेलल। अगर पूछा होता व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स ए पैरेलल टू बीसी, फिर आंसर जीरो नहीं आता। फिर तुमको ये सॉल्व करना पड़ता, एफ ए सी कॉस 60 प्लस एफ ए बी कॉस 60, मतलब 2f cos 60। व्हाट इज cos 60? 1/2। तो 2f/2 कैंसिल, से क्या बचेगा? f। वो सॉल्व करना पड़ेगा उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जस्ट टू टेल यू, अगर बी और सी दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता तो उस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते और वर्टिकल कंपोनेंट जीरो नहीं होता। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m and charge q are placed at a distance of 16 centimeter. They do not experience any force. The value of q by m is। वेरी गुड। बताओ क्वेश्चन का मतलब क्या है और कैसे सॉल्व करोगे? यस, दो पार्टिकल्स है, उसपे मास भी है चार्ज भी है। मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? अट्रैक्ट। और चार्ज है तो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो क्या करता है? रिपेल। तो जितना अट्रैक्शन का फोर्स है ग्रेविटेशन का, उतना ही रिपल्शन का फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो वो क्या कर रहे हैं? कैंसल आउट। तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस इज ग्रेविटेशनल फोर्स
and electrostatic force, they are cancelling out each other. Gravitational force is G m1 m2, लेकिन दोनों का मास क्या है, सेम, अपॉन r स्क्वायर. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2, मतलब q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. r स्क्वायर कैंसल. तो व्हाट इज q स्क्वायर बाय m स्क्वायर? q स्क्वायर बाय m स्क्वायर is capital G 4 pi epsilon 0. So what is q by m? Under root of G into 4 pi epsilon 0. देखो, under root of 4 pi epsilon 0 G. Option number D. Next question. अगला क्वेश्चन. Two point charges are placed at a certain distance r in air, exert a force F on each other. Then the distance r dash at which these charges will exert the same force in a medium of dielectric constant K is given by. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन बोला क्या, बोला अच्छे समझ लेना. हमारे पास दो चार्जेस थे जो r डिस्टेंस पे थे, एयर में थे, फोर्स था F. अब जैसे ही मैं एयर की जगह पे कोई और मीडियम रखता हूँ तो फोर्स विल चेंज, क्योंकि आपको याद होगा फोर्स इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाय r स्क्वायर इन एयर, एंड फोर्स इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k q1 q2 बाय r स्क्वायर इन मीडियम. और k को क्या बोलते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो अगर मैं दो चार्जेस को पहले एयर में रखता हूँ, डिस्टेंस r है तो फोर्स F है. अगर ये दोनों चार्जेस को मैं मीडियम में रखता हूँ डिस्टेंस चेंज किए बिना, तो फोर्स सेम नहीं हो सकता. नहीं होगा ना सेम. अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ. फोर्स F when the two charges are in air is 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. Force when they are kept in some other medium is 1 upon 4 pi epsilon 0 k q1 q2 by r square. मतलब तुमको दिख रहा होगा फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम और एयर बाय के. तो फोर्स सेम है क्या, नहीं है. अगर फोर्स सेम करना है तो डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा. तो तुमको डिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा, आर डैश स्क्वायर. करेक्ट. और आपको क्या बोला है कि फोर्स सेम है, तो एफ इक्वल टू एफ डैश. तो दोनों को इक्वेट कर लो. तो एफ इक्वल टू एफ डैश करोगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r square equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 k q1 q2 by r dash square. बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 1 upon r square equal to 1 upon k r dash square. So what is r dash square? r square by k. So what is r dash? r upon root k. हो गया, r upon root k. ऑप्शन नंबर सी. खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. जो अगला क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी स्टेट बोर्ड क्लासेस में किया है, और मैंने आपको बताया भी था कि जेई नीट तक इतना ही पार्ट आता है, लेकिन स्टेट बोर्ड में तुमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके न्यूमेरिक आंसर निकालना था. एक स्क्वायर था, 4 वर्टेक्स पे 4 चार्जेस थे, और एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स फाइंड करना था आपको. तो वही क्वेश्चन है अगला. वो इक्वल चार्जेस Q are placed at the four corners A, B, C, D of a square of length A. The magnitude of the force on the charge at B will be. तो 4 कॉर्नर्स पे सब पे सेम चार्ज है. आपको किसी भी एक पे, इधर B बोला है ठीक है, लेकिन इन जनरल किसी भी एक पे आपको फाइंड करना है व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज फोर्स, नेट फोर्स. व्हाट यू हैव इज ए वर्टेक्स एक चार्ज, B पे एक, C पे एक और D पे एक. तो यू हैव बेसिकली 4 equal charges. You are supposed to find out what is the net force at B. तो B पे कौन कौन फोर्स लगाने वाला है? Force on B will be force on B due to A plus force on B due to C plus force on B due to D. तो force on B due to A will be from A to B, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो force will be repulsive. Force on B due to C will be from C to B.
will be from C to B, ऐसा आएगा वो। So this is force on B due to C. Force on B due to D will be from D to B. डायगनली आएगा वो, डायगनली। ओके। और मैंने आपको बताया था कि पहले कौन से दो फोर्सेस को सॉल्व करते थे, तो बताओ। कि जो दो परपेंडिकुलर हो, बी सी और बी ए, तो पहले उन दोनों को सॉल्व कर लो। और वैसे भी वो दोनों को फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। व्हाई? बिकॉज दिस इज ए, दिस इज आल्सो ए। चार्जेस सेम, डिस्टेंस सेम, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन तो वैसे भी 90 डिग्री एक दूसरे का। और आपको ये भी बताना चाहिए ए ए, तो दिस इज रूट टू ए, करेक्ट। तो व्हाट यू मस्ट डू इनिशियली इज, आपको पहले फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ये दोनों को पहले सॉल्व करना चाहिए। और क्या ही सॉल्व करना है, दोनों परपेंडिकुलर है। रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर, ऐसे होता है ना। व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस? अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू? व्हाट इज कॉस ऑफ 90? जीरो। वन कहां से हो गया? साइन 91 होता है, कॉस 90 इज जीरो। तो अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, तीसरा टर्म जीरो हो गया, टू एफ वन एफ टू कॉस 90 वो जीरो हो गया। तो जब दो फोर्सेस परपेंडिकुलर हो तो ज्यादा सोचना ही नहीं उस केस में, सीधा लिखना दोनों का रिजल्टेंट एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर, डन। और उसमें भी एफ बी ए और एफ बी सी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड है सेम, उसको बोल दूंगा एफ कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो देयरफॉर एफ डैश क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ टू एफ स्क्वायर, तो मतलब रूट टू एफ, रूट टू एफ। अब ये जो एफ डैश है, इसका डायरेक्शन कहाँ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन क्या बताओ? डायगोनल, तो ये आ गया डायगोनल। और इसी डायगोनल के डायरेक्शन में कौन है? एफ बी डी। तो नाउ दिस एफ डैश and FBD are in same direction, are in same direction. So therefore the final resultant net force क्या होगा? F dash plus FBD। डायरेक्टली एडिशन क्यों किया हमने? क्योंकि वो पता है अब F dash और FBD का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो डायरेक्टली क्या करोगे? ऐड। FBD फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करते हो FBD? What is FBD? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, रूट टू ए का स्क्वायर। तो व्हाट इज FBD? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर, मतलब 1/2 को बाहर निकाल दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेकिन ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कौन था? एफ। तो ये क्या आ गया? F/2। तो एफ बी डी इज नथिंग बट F/2। तो व्हाट इज एफ डैश? सॉरी, व्हाट इज नेट फोर्स एफ? व्हाट इज नेट फोर्स एफ? एफ डैश प्लस एफ बी डी। व्हाट इज एफ डैश? एफ डैश कितना है? एफ डैश रूट टू एफ। व्हाट इज एफ बी डी? F/2, F/2, F कॉमन, तो रूट टू प्लस 1/2। What is F? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2√2 प्लस 1/2। देखो 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 देखो, ऑप्शन नंबर सी बराबर सही है ना? डी नहीं है, डी नहीं है। क्यों नहीं है? √2 + 1/2 था, 2 + 1/√2 नहीं था क्या? 2 + 1/√2 नहीं, तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला ही लेक्चर था, मैंने आपको वो पीपीटी के फॉर्म में बताया था
एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, और मैंने बोला था कि इतना बेसिक में क्यों ले रहा हूं, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, दो स्फीयर होंगे, फिर तीसरा स्फीयर आएगा अनचार्ज, पहले को टच करेगा, दूसरे को टच करेगा और जाएगा। देखो क्या बोला है, टू स्पेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडाई एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस, तो दोनों में क्यू और क्यू चार्ज था। ओके, रिपेल ईच अदर विथ फोर्स एफ, तो ओरिजिनल फोर्स इज एफ when kept apart at some distance. A third spherical conductor having same radius, तो तीसरा कंडक्टर आया, रेडियस सेम था, राइट, एज दैट ऑफ बी बट अनचार्ज, लेकिन चार्ज नहीं है, इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद बी, तो तीसरा कंडक्टर आया, बी के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया, तो टोटल चार्ज कितना है बी और वो कंडक्टर में मिला के, क्यू। बी पे चार्ज कितना था क्यू, सी पे कितना था क्यू, जो तीसरा आया डी, उस पर चार्ज कितना है जीरो, तो जब बी के साथ टच करेगा वो, तो बी और डी का टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है क्यू, क्यू है ना। फिर वो जो तीसरा कंडक्टर था वो गया, कितना चार्ज लेके गया, क्यू बाई टू, अब बी पे कितना बचा, क्यू बाई टू। अब देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ सी, तो ये जो नया कंडक्टर था क्यू बाई टू लेके कहाँ गया, सी के पास गया, व्हाट इज टोटल चार्ज, क्यू प्लस क्यू बाई टू, क्योंकि सी पे कितना है क्यू, और ये जो नया कंडक्टर है उस पर कितना है क्यू बाई टू, तो कितना हो गया, क्यू प्लस क्यू बाई टू मतलब कितना, थ्री क्यू बाई टू। अब वो निकल गया, तो थ्री क्यू बाई टू का आधा लेके गया, व्हाट इज थ्री क्यू बाई टू का हाफ, थ्री क्यू बाई फोर, बराबर। तो सी पे कितना बचा, थ्री क्यू बाई फोर, और बी पे कितना बचा, क्यू बाई टू। ओके, मैं वापस ये क्वेश्चन कल करवा के दूंगा, लेकिन फिलहाल आई जस्ट वांट टू डेमोन्स्ट्रेट कि कैसे तुम क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ऑफ कोर्स। बी पे और सी पे चार्ज कितना था, क्यू क्यू, और ओरिजिनल फोर्स कितना था, एफ। कंडक्टर आया, इसको टच किया, टोटल चार्ज कितना है क्यू, आधा लेके गया, तो इस पे कितना बचा, क्यू बाई टू। फिर वो जो कंडक्टर था वो सी के साथ कांटेक्ट में आया, सी पे कितना है क्यू, कंडक्टर का कितना है क्यू बाई टू, टोटल कितना हो गया थ्री क्यू बाई टू, उसका आधा लेके गया, आधा छोड़ के गया, थ्री क्यू बाई फोर, करेक्ट, बराबर। व्हाट इज फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, है ना, तो न्यू फोर्स एफ डैश अपॉन एफ, इट विल बी q1 डैश q2 डैश अपॉन q1 into q2, f dash by f, what is q1 dash, q by 2, what is q2 dash, 3q by 4, what is q1 and q2, q into q, ऐसे था ना, ओरिजिनल चार्ज क्या था q q, कैंसल 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 कैंसल, सही है। और ये बाय टू है, इसको बाय टू रखना, ये बाय टू है, बाय टू, तो कितना हो गया 3/8, 3/8, तो what is f dash, 3f by 8, 3f by 8, ऑप्शन नंबर डी, खत्म।